So now we are going to study two important concept, the concept of the deemed forest as well as the compulsory afforestation act. So what is this deemed forest and why everything is why people are worrying on this? So जो 2023 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अमेंडमेंट आया, there is a definitional override of what is considered as forest. So 1996 में जो गोदावरमन केस हुआ था, according to that judgment, the Forest Conservation Act of 1980, it applies to all the forest that is under the dictionary definition of forest. And the dictionary definition is if any land has the canopy for greater than 10%, that is considered as forest. So Godavarman case applies to all kind of dictionary defined forest, regardless of ownership and the classification. इससे क्या होगा कि बहुत सारे प्राइवेट जो लैंड होंगे, कम्युनिटी लैंड होंगे, सारे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आ जाएंगे। और अब इसमें कुछ भी करना हो तो द चैलेंज इज दैट इट रिक्वायर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन। अब चेंज हो गया 2023 में। क्या इस लोगों ने बोला कि जो लैंड नोटिफाइड होगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में वो, या 25 अक्टूबर 1980 के बाद जो लैंड फॉरेस्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होगा, दे आर कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट डी प्रोटेक्ट कर दिया डीम्ड फॉरेस्ट को। अब डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? जो कि फॉरेस्ट तो है बट ये दोनों में नहीं आएंगे, ये डीम्ड फॉरेस्ट। अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत यहाँ इसलिए है कि जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरावली के जो बहुत सारे क्षेत्र हैं, दे आर फॉरेस्ट बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड। ओके, अब वो रिकॉर्डेड नहीं है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वहाँ अप्लाई नहीं होगा, और वो जो लैंड है वो माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। सेंट्रल क्लियरेंस के लिए इतना बात इसलिए हो रहा है, जब हम लोग बात करेंगे कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्ट का तब आपको पता चलेगा क्यों, व्हाई कंसीडरिंग इनसाइड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। ओके, अब है यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर हम डिक्शनरी डेफिनेशन लेते हैं तो ये क्या हो रहा है, जो प्राइवेट प्लांटेशन ओनर्स है इसको पेनलाइज कर रहा है। क्या कि अगर कोई फार्मर अपनी लैंड पे फॉरेस्ट उगाता है, उसे कट करने का अधिकार होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द current laws with the Forest Conservation Act, if it is considered as forest under the Godavarman judgment, so you cannot cut the tree that you yourself uh, grow in your land. Okay, so the government defense is that if we allow the people that they can cut the forest they grow in their land, it encourages the private plantations. So the net zero goals के लिए, बिकॉज द फियर दैट कि उनका लैंड न लॉक हो जाए। ओके, अब तो एक तो उन्होंने जंगल काट काट सकते हैं बाद में, बट लाइक अपनी जमीन पे उगा देंगे। हाँ, तो अरावली का भी केस बनेगा यहाँ पे कि अरावली का बहुत सारा पार्ट दे आर द डीम्ड फॉरेस्ट। ओके, बट वो नोटिफाई नहीं हुआ है, तो इसलिए ये एरिया जो है 2023 के जजमेंट के बाद से, ये भी जो ग्रीन लंग है वो एनसीआर का जो अरावली है वो भी नुकसान में आ गया है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अभी के लिए आप लोग डिक्शनरी डेफिनेशन को फॉलो कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप स्टेट से मांगिए कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड। ओके, और जो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड बनेगा उसमें जो फॉरेस्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड, उसके अलावा नो मीन्स लैंड। ठीक है, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जो लैंड रिकॉर्ड में है आफ्टर 25 अक्टूबर ऑफ 1980, जो लैंड नोटिफाइड है अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927,
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ओनली मीन्स गवर्नमेंट लैंड? नहीं, इवन प्राइवेट लैंड इफ रिकॉर्डेड एज जंगल और वन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इट इज कवर्ड बाय एफसी। यही यही दिक्कत है कि अगर प्राइवेट लैंड, सो हम लोगों ने क्लासिकल ट्रैप समझ लिया है कि आज के समय में करेंटली अगर हमको कहना पड़े कि क्या फॉरेस्ट है, क्या है फॉरेस्ट, तो सारा चीज फॉरेस्ट है दैट इज बीइंग नोटिफाइड एज अ फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड that is under a government record after 25 October of 1980 irrespective of the ownership. So आज को after this 2023 amendments कोई बंदा अपने private land पे if they carrying out private forestation, they are not considered as forest because they are not doing it in a government notified area. So एक confusing point को मैं यहाँ clarify कर देता हूँ कि देर इज वन फॉरेस्ट नोन एज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट और दी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है जो कि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा था, दैट कम्स अंडर अंडर द लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, मींस दे आर अंडर द लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ओके, तो अगर कोई जंगल दे आर इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स but they are not being notified as a recorded or a protected area, then we can say this is unclassified forest. So they are officially like a forest, okay, but they are not uh, just like recorded or the protected status. So it might have means it can be owned by government as well as the village communities, the private parties, any kind of thing. Therefore हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट वाले केस में देखा कि देयर इज वन केस जहाँ पे ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ आर्टिकल 371 the states like Nagaland and Mizoram, they are wanting full control of their forest. So there is a classic conflict that one side you are demanding for the full control over your forest, and the second area, if you got the full control, then the Forest Conservation Act you cannot get the protection under the Forest Conservation Act. So this is the classic conflict. So on the other hand, the deemed forest, so deemed forest is the judiciary concept. So when 1996 Godavarman judgment came, they are telling that the FCA is applied to every forest. So every dictionary defined forest, irrespective of ownership and categorization. Okay, so all the lands that look like forest, okay, and they never been recorded as forest in government record, they are also considered as a forest. But right now after 2023 amendments, so these forests are not considered to be protected under the Forest Conservation Act. So which are those forests? So those forests, they are look like forest, but they never been recorded as a forest in government record. Okay, so it can be belongs to private party or it can be forest on a revenue land. Okay, that grows into forest. So when you see the Aravalli areas, the part of Odisha, so they are under the deemed forest. Okay, so this is the thing. So you need to understand this. Or and unclassified forests, they are protected under the Forest Conservation Act until unless states explicitly not allow. Okay, they are under the government record. The FCA still applies to them. Means you need central government permission to cut them. Okay, this is the first thing. Now the second thing is the now deemed forests are at risk because after 2023 law amendment, the deemed forest is out of the protection for the Forest Conservation Act. Okay, so if you see in the northeast, uh, question आएगा कि only government owned forests are protected under FCA. No, community owned unclassed forests are also protected if they are recorded. Okay, uh, so हरियाणा में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अरावलीज के बारे में, क्योंकि अरावलीज के अधिकतर जो फॉरेस्ट है डीम्ड फॉरेस्ट है।
चलो ये समझ गया आपने। सो हम लोग अब समझ रहे हैं कंपलसरी एफोरेस्टेशन एक्ट भैया। तो कंपलसरी एफोरेस्टेशन एक्ट में हम लोग को क्या समझना है? ये कंपलसरी एफोरेस्टेशन एक्ट आया है आपका 2016 में। ये काम कैसे करता है? इसका काम बेसिक समरी है कि अगर आप किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट करते हैं तो वो फॉरेस्ट को आपको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। बट since we have studied the ecosystem services, so you cannot literally move the 100 years old forest. Therefore, the user need to pay for that land displacement. Okay, so इसमें काम कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई कंपनी मान लीजिए 10 हेक्टेयर की लैंड लेती है, ओके, सबसे पहले तो आपको एक इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड देना होगा, ओके। या डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है तो उसका डबल एरिया ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर द एफोरेस्टेशन, ओके। एक लैंड देना होगा, उसमें आपको प्लांटेशन और मेंटेनेंस करने का खर्चा देना होगा, और यू नीड टू पे द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट बीइंग लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट आप उगाएंगे ये तो बाद में फायदा देगा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी चुकाना होगा। तो अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें तीन चीज है, मतलब आपको एक तो सबसे पहला एक लैंड देना होगा, फिर आपको एफोरेस्टेशन के लिए पे करना होगा, और तीसरा है यू नीड टू पे द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द मॉनेटरी वैल्यू है इकोसिस्टम सर्विसेज का, ओके। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जो द फॉरेस्ट वुड प्रोवाइड ओवर नेक्स्ट 50 इयर्स, ठीक है। जो नेक्स्ट 50 इयर्स में जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस देने वाला था, ठीक है, अब ये कैलकुलेट होता है क्वालिटी के हिसाब से और टाइप ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब इसको अब मेंटेन कौन करेगा? इसी कंपलसरी एफोरेस्टेशन एक्ट से एक अथॉरिटी बनी है कैंपा। सो ये कैंपा का क्या है फुल फॉर्म? कंपलसरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड कंपलसरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ओके। कैंपा कंपलसरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये क्या करेगा कि जो इंडस्ट्री से पैसा लेगा उसको ये करेगा। तो बेसिकली इसमें फंड स्प्लिट कैसे होता है? इसका जो स्टेट है 90% स्टेट के पास जाता है और 10% सेंटर रखता है फॉर देयर मेंटेनेंस, ओके। और बट अभी इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत हो रही है कि जो कैंपा का फंड है ना, दे आर डाइवर्टेड टू प्लांट मोनोकल्चर लाइक यूकेलिप्टस टीक्स, ओके। जो नेचुरल, आपने तो नेचुरल बायोडायवर्सिटी को खोया, बट जब एफोरेस्टेशन हुआ उस समय तो आपने मोनोकल्चर कर दिया, ठीक है। तो दूसरा चीज है कि लैंड, क्योंकि आपको लैंड देना है, पहले आपको एफोरेस्टेशन करना है, उसमें दिक्कत है, जो आपने लैंड दिया वो भी दिक्कत है। वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स आप दे देते हैं जो कि विलेजर्स यूज करते हैं ग्रेजिंग के लिए, फिर वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज के बीच में क्लैश होगा। तीसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत, ओके। हाँ, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा कंसल्टेशन करना होगा उनसे जब आप एफोरेस्टेशन करते हैं ट्रेडिशनल लैंड पे, ठीक है। और ऐसा होता है वो जगह की जो कैंपा के तहत प्लांटेशन होते हैं वो विदाउट ग्राम सभा कंसेंट हो जाते हैं। तो ये तीनों ही केसेस में गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कंपलसरी एफोरेस्टेशन एक्ट क्या है। कंपलसरी एफोरेस्टेशन एक्ट है, इसमें आपको नेट नेट पे वैल्यू आपको चुकाना होगा, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको चुकाना होगा विद द कॉस्ट ऑफ एफोरेस्टेशन एंड कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो मनी है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत आएगा, इसमें आपको
एनुअल पार्लियामेंट्री वोटिंग नहीं करना होगा, बट कैग ऑडिट करेगा। ठीक है। कैंपा एग्जाम्पल क्या चीज का है? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द नेचर। ठीक है, कि हम लोग ट्राई सॉल्व कर रहे हैं इकोलॉजिकल लॉस बाय पुटिंग प्राइस टैग। तो ये चीज हम लोग को समझना होगा।